ड्राफ्ट तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल के पास केस दिया, पढ़ा, कहा किसने लिखा? हमने लिखा। आप कितनी साल से वकालत कर रहे हैं? कहा कि बिल्कुल कभी नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हैं वकालत? कहा कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, हम वकालत पढ़े नहीं है। कैसे हो सकता है? ये तो लिखा हुआ दिख रहा है भाई, ये तो सबूत है ना, ये लिखा हुआ, ये तो किसी ने नहीं लिखा है, तो हमने ही लिखा। और हमने कहा कि ये जो ये ड्राफ्ट दिया ना, और एक बात है, हमारी शर्त है, वो मानने के बाद ही आपको बुक करेंगे और पैसा देने की बात करेंगे। कहा क्या है? कि आपको आर्गुमेंट करना है, मगर आर्गुमेंट भी हम लिख कर देंगे। आपका आर्गुमेंट नहीं चलेगा, हमें आर्गुमेंट भी हम लिख कर देंगे और वही बोलने का। एक बार मैंने मध्य प्रदेश में एक हाई कोर्ट के दिल्ली के लॉयर को भेजा, उसने वहां जाकर टेलीफोन किया, ऐसा ऐसा है। मैंने टेलीफोन पर ही आर्गुमेंट बताया उसको, और वही का वही बोल दिया, कहा कि जमानत हो गया। तो ये जो एमएलए है, एमपी है, उसको पार्लियामेंट में और विधानसभा में बोलने के लिए प्रिविलेज है, विशेषाधिकार। अगर वो जुडिशरी के विरोध में बात करता है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि लॉ मेकर्स होता है, और लॉ मेकर्स जुडिशरी के लिए भी लॉ बनाता है। तो उसको पूरी तरह से जनता के प्रतिनिधि को पूरा अधिकार है, उस पर कोई किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उससे भी बड़ा अधिकार है प्रिविलेज, विशेषाधिकार। इतने बड़े अधिकार होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति का एमएलए एमपी बोलता नहीं। और पूछो क्यों नहीं बोलते, तो कहते मेश्राम जी आप नहीं समझते हमारी समस्या क्या है। क्या कहते? आप नहीं समझते हमारी समस्या क्या है। अरे तो तुमको हमारी समस्या का समाधान करने के लिए ना दिल्ली में भेजा, और तुम्हारी भी समस्या है। अजीब बात है। और तुम्हारी समस्या है तो काहे के लिए गए उधर? हमारे भी रहते, समस्याग्रस्तों में रहते। जरूरी थोड़ी थी जाने की। ये सारा जॉइंट इलेक्टोरेट, हमारे लोगों को तो सेपरेट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, कुछ पता नहीं है। हमारे हाई कोर्टों के वकीलों को पता नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। तो मैं ये जो सब्जेक्ट रखा गया, वो उन्होंने कहा एसपी सिंह ने कि स्टेटस बताओ देश में क्या दी है, इंडिपेंडेंस इंडिया में स्टेटस क्या है बहुजन का, ये बता रहा हूं स्टेटस। मेरी एक आदि गलत आदत है, मैं जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो उसी पर मैं अपने आप को लिमिटेड करता हूँ, उससे आगे पीछे एक अनुशासन है कि हम सब्जेक्ट पर बात करें। दूसरी बात, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ये पूना पैक्ट, ये हमारी समस्या नहीं, एससी एसटी की समस्या। ओबीसी के लोग ऐसा मानते हैं कि ये पुनः पैक्ट जॉइंट इलेक्टोरेट एससी एसटी की समस्या, हमारी समस्या नहीं। ओबीसी के लोगों को पुनः पैक्ट का जो सिद्धांत है, वो क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। पुनः पैक्ट का क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ है
कि लोगों को, इन लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही बात ओबीसी के लिए ब्राह्मणों के पार्टियों ने ओबीसी के लिए पार्टी लेवल पर लागू कर दिया। एससी एसटी के लिए तो 330, 332, 334 ये तो आर्टिकल है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 330, 332 विधानसभा में, लोकसभा में, और 334 में कितने साल तक रहेगा। तो ये जो लिमिटेशन है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कि कितने साल रहेगा, सर्विसेज का रिजर्वेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत सारे ब्राह्मण लोग बोलते रहते थे। गुजरात में मैं एक बार गया, उधर बीजेपी की सरकार अभी भी है, वक्त गया, भागवत ने बयान दिया था, उसी समय मैं वहां गया तो मैंने उस कार्यक्रम में कहा, भागवत गधा आदमी है, हमारे महाराष्ट्र का पंडित है, हमारे महाराष्ट्र का पंडित है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण को नॉर्थ इंडिया में मैंने कहा पंडित कहा जाता है। एक बार मैं फैजाबाद में चाय टपरी पर चाय पी रहा था, हमारा आर के राम जो इंजीनियर था, उसने जोर से आवाज, पंडित जी, तो उसका शर्ट वेट फटा हुआ, धोती फटा हुआ, चला गया। पंडित आदमी, विद्वान आदमी है? नहीं विद्वान तो नहीं। तो आपने पंडित कहा उसको? नहीं, हमारे यहाँ ब्राह्मण को पंडित कहा जाता है। तो मैंने कहा हमारे महाराष्ट्र में विद्वान को पंडित कहा जाता है, आपके उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को पंडित कहा जाता है। तब मुझे पहली बार पता चला कि जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों, मालूम नहीं, मुझे बहुत तक मालूम नहीं था कि ये जवाहरलाल साला पंडित क्यों लिखता है, डॉक्टर लिखता है, बैरिस्टर लिखता है, तो समझ में आता है, ये पंडित क्यों लिखता है, अब मुझे पता ही नहीं था। उस समय आर के राम जो इंजीनियर थे मेरे सामने सवेरे सवेरे चाय पी रहे, पहली बार मुझे पंडित शब्द का आपके उत्तर प्रदेश में अर्थ मालूम हुआ, मालूम ही नहीं था। वैसे घूमते फिरते रहने से ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जो हमारे लोग हैं उन लोगों को ये एक तुलना करके समझाने से समझ में आ जाता है। तो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उन लोगों को पार्टी लेवल पर कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या सारे देश भर में 3.5% है। 3.5% ब्राह्मणों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं हो सकती। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पढ़ लो, लिखा है 6% वोट। 3 राज्यों में जिस पार्टी को पढ़ेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की मानी जाएगी। ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है, तो एक भी नहीं हो सकती। मगर ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, और ये तमाम नेशनल लेवल की पार्टियां अपने पार्टी लेवल पर जब बैकवर्ड क्लासेस को टिकट देती है तो ये इंश्योर करती है कि इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एमएलए का टिकट जरूर दिया जाना चाहिए, एमपी का दिया जाना चाहिए, मगर ये प्रतिनिधि बनकर काम ना करे, इंश्योर किया जाता है। ये प्रेरणा उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो पुनः पैक्ट लागू किया गया, पुनः पैक्ट से उन्होंने उस चीज को उठाया पार्टी ने, क्योंकि पुनः पैक्ट का जो इसेंस है, निचोड़ है, वो निचोड़ है प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही प्राण तत्व है लोकतंत्र का। लोकतंत्र चलता कैसे है? लोकतंत्र का प्राण तत्व है प्रतिनिधित्व। सारे दुनिया का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व पर खड़ा है। 130 करोड़ जनसंख्या संसद में जाकर नहीं बैठ सकती, उनके प्रतिनिधि वहां जाकर बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है। मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाता है, वो डेड हो जाता है,
लोकतंत्र से प्राण निकाल दो, प्रतिनिधित्व निकाल दो, लोकतंत्र भी डेड हो जाता है। आज जो परिस्थिति है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कानूनन प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पार्टी लेवल पर प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सबूत देता हूं, 2010 की बात है। 2011 में ओबीसी के जाति आधारित जनगणना का मुद्दा आया। उस समय 8.5 मुख्यमंत्री ओबीसी के थे। 8.5 मुख्यमंत्री ओबीसी के थे। आप बोल रहे या तो 8 बोलो या तो 9 बोलो भाई, आप 8.5 बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 8.5 का मतलब है एक आदमी उप मुख्यमंत्री था तो आधा ही ना पकड़ना पड़ेगा। गिनती भी तो ठीक से होनी चाहिए। ये तो मैं वामसेप में आने के बाद गिनती मेरी पक्की हुई, नहीं तो मैं गिनती का तो सब्जेक्ट जो मैथ था ना वो तो हमने छोड़ दिया था, पहले ही छोड़ दिया था। तो वामसेप में आने के बाद गिनती का सब्जेक्ट मजबूत हुआ, इसलिए गिनती करके बता रहा हूं। 8.5 मुख्यमंत्री थे ओबीसी के। तो किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का, वो मुखिया होते हैं, रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि सेंसस कमिश्नर से गिनती होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन को लेटर नहीं लिखा, सेंसस कमीशन को लेटर नहीं लिखा, प्रधानमंत्री को लेटर नहीं लिखा, अखबार में बयान भी नहीं दिया। अगर संकट काल में ओबीसी का मुख्यमंत्री ओबीसी के समर्थन में खड़ा नहीं होगा, कब होगा? संकट काल में खड़ा नहीं होगा तो फिर कब होगा? अगर संकट काल में खड़ा हो गया होता तो माना जाता प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है। अगर खड़ा नहीं हो रहा है इसका मतलब है मुख्यमंत्री है, प्रतिनिधि नहीं है। मैं थोड़ा प्रिसाइज बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। मुख्यमंत्री है, प्रतिनिधि नहीं है। जिसका प्रतिनिधि नहीं होता है उसका मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रतिनिधित्व फंडामेंटल है। अगर आप प्रतिनिधि हो तो लड़ सकते हो, अगर प्रतिनिधि नहीं हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, फिर नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, पहला निर्णय लिया ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी है। दूसरा निर्णय लिया 314 बच्चे आईएएस आईपीएस आईआरएस परीक्षा पास किया, आगे नहीं मिलेगा, पोस्टिंग नहीं मिलेगा। 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया, एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, जीओ स्कॉलरशिप, वजीफा, एक नया पैसा नहीं दिया अभी तक। जो गरीब बैकवर्ड क्लास के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, वजीफा मिलता था तो महाविद्यालय पढ़ाई करते थे, नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री है ओबीसी का, प्रतिनिधि नहीं है। आप लोगों को समझ में आ जाए लोकतंत्र थोड़ा। क्योंकि एसपी सिंह ने मुझे कहा कि जरा स्टेटस बताओ भारत का, आज का स्थिति क्या है, स्थिति क्या है बता रहा हूं। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि होता तो लड़ता, प्रतिनिधि होता तो फैसला करता, बयान देता, लेटर लिखता। प्रतिनिधि नहीं है। तो एससी एसटी के लोगों को जॉइंट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, थोपा गया। बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई की वजह से जबरदस्ती करना पड़ा गांधी जी को, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को खत्म कर दिया गया। वहां से प्रेरणा लेकर ओबीसी को प्रतिनिधित्व के अधिकार वंचित करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। हो गया एससी एसटी ओबीसी, हो गया तीसरा। अभी चौथा, माइनॉरिटी। सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन? मुसलमान। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का